इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त तो चला है हमारी खास पेशकश रिपोर्टर्स लाइव का, तो शुरुआत करते हैं। नेपाल की जेल से भागे 4 लोग बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस कार्रवाई पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। नेपाल हिंसा मामले को लेकर यूपी पुलिस बेहद एक्टिव नजर आ रही है। हिंसा के बाद नेपाल से भागे 4 कैदियों को एसएसबी जवानों ने पकड़ लिया। उनसे पूछताछ चल रही है। हालांकि जिस तरीके से नेपाल में हिंसा हुई उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि भारत नेपाल सीमा पर बसे गांव में सुरक्षा और सतर्कता बढ़ाई जाए। हालांकि नेपाल जेल से भागने वाली कैदियों की संख्या सैकड़ों में बताई जा रही है। दरअसल नेपाल में हिंसा हुई, तख्ता पलट हुआ और वहां की जेल में बंद कैदी भागने भी लगे। उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचना मिली कि नेपाल से 4 कैदी भागकर भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। इसको लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियां और एसएसबी भी पूरी तरह से एक्टिव हो गया। समय रहते एसएसबी जवानों ने चारों कैदियों को पकड़ लिया और उनसे पूछताछ किया। डीजीपी राजीव कृष्ण ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर समेत जो भी सीमावर्ती जिले हैं उन पर निगरानी बढ़ाई जाए। और यही वजह रही कि लगातार भारत में घुसपैठ कर रहे नेपाल जेल से भागे कैदियों को पकड़ा भी जा रहा है। सहयोगी आलोक शर्मा के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तराखंड में आपदा पैकेज को लेकर सियासत गर्म हो गई है। क्या कुछ है विपक्ष ने कहा है, बता रहे हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड राज्य को इस आपदा में बड़े जख्म यहाँ पर मिले हैं। जान और माल का बड़ा नुकसान उत्तराखंड राज्य ने यहाँ पर उठाया है और राज्य सरकार की तरफ से एक आपदा में जो पैकेज की मांग की गई थी उसमें 5,702 करोड़ के एक पैकेज की मांग यहाँ पर की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आए, उन्होंने बातचीत यहाँ पर की, आपदा पीड़ितों से भी मिले, शासन के अधिकारियों से भी मिले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी बातचीत हुई और आपदा के मद में 1200 करोड़ का एक पैकेज देने की घोषणा उनकी तरफ से यहाँ पर की गई। अभी ये कहा जा सकता है कि ये फौरी सहायता है। इसके बाद एक पीडीएस की टीम यहाँ पर और आएगी, यानी जो दूसरे जो विषय हैं, यानी राज्य को जो बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ उस नुकसान की भरपाई और किस रूप में यहाँ पर की जा सकती है, क्योंकि जो नुकसान है उस नुकसान का आंकलन बड़ा है और लगातार राज्य सरकार मांग यहाँ पर कर रही थी कि केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक पैकेज बड़े स्तर पर यहाँ पर देने का काम किया जा सके ताकि उत्तराखंड राज्य उभर सके। तो अभी कहा जा सकता है केंद्र ने फिर एक बार भरोसा भी दिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आगामी दिनों में जिस प्रकार से इस राज्य में जो नुकसान हुआ, अगर आगामी दिनों में सरकार कोई और बड़ी चीज़ यहाँ पर लेकर आती है, जो नुकसान का आकलन है, चाहे वो कोई पुनर्निर्माण को लेकर हो या फिर दूसरी चीज़ों में हो, अगर उसको लेकर कोई फाइल यहाँ पर आती है तो उस पर भी केंद्र सरकार की तरफ से पूरी मदद यहाँ पर की जाएगी। यानी ये कहा जा सकता है कि मदद अभी जो मिली है उस पर और बड़ी मदद मिलने की संभावना अभी और बनी है, जिससे उत्तराखंड राज्य पुनः विकास के पथ पर वापस लौट सके। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से आज सिख समाज का डेलीगेशन मिला। इस डेलीगेशन से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 27 केरल को लेकर चर्चा की और इनकी समस्याओं को जाना। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरदारों की पगड़ी पहनी। पगड़ी पहनने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव बेहद गदगद नजर आए। कहा कि 27 में सरकार बनने के बाद सिख समाज के मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर बड़ा हमला बोलते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि वह डपट सीएम है, उनकी गाड़ी तक छीन ली गई है, स्वास्थ्य सेवाएं उनसे संभल नहीं रही है। कई जिलों से मरीजों की दुश्वारियों की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। नेपाल हिंसा मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से चुनाव आयोग वोटों की डकैती कर रहा है उससे यहाँ भी नेपाल जैसी स्थिति बन सकती है। कस्टोडियल डेथ को लेकर भी
अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला। कहा कि गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ मामले में नंबर 1 बन चुका है। अखिलेश यादव ने कहा कि लगातार कस्टोडियल डेथ से लोग परेशान हैं। गाजीपुर की घटना का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने तंज कसा। कहा कि जब अपनों की मौत होती है तब पता चलता है कि मौत क्या है। फिलहाल आज जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सिख समाज के साथ बैठक कर बीजेपी सरकार को घेरने के लिए कई शब्द बाढ़ चलाए, इससे सियासी पारा भी हाई हो चला है। सहयोगी आलोक शर्मा के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। आगरा पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जीशान। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा अपराधियों के खिलाफ नंगा ऑपरेशन के तहत कार्रवाई की जा रही है। कमिश्नरेट आगरा में बीती रात को आगरा पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। हालांकि आगरा पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। घायल दोनों बदमाशों को एसएन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बता दें कि 9 तारीख को प्रैक्सी टावर के पास एक ऑटो सवार के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद डीसीपी सिटी सोनम कुमार के नेतृत्व में ये टीमें गठित की गई और आज बीती रात को आगरा पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें 24 घंटे के अंदर में यूपी पुलिस के द्वारा, आगरा पुलिस के द्वारा इस घटना का अनावरण कर दिया गया है। वहीं जो लूटी हुई रकम थी पुलिस ने वह भी बरामद कर ली है। वहीं लूट में प्रयुक्त जो ऑटो था, ऑटो को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं 2 अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। आगे की कार्रवाई में आगरा पुलिस जुटी हुई है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। राजधानी लखनऊ का नगर निगम का सदन इस बार काफी हंगामेदार रहा है। क्या कुछ मुद्दे रहे, बता रहे हमारे संवाददाता पुनीत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नगर निगम का सदन इस बार काफी हंगामेदार रहा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने डोर टू डोर कलेक्शन के साथ साथ अव्यवस्थाओं और तमाम समस्याओं को लेकर के मेयर के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया। इसमें उनका साथ भारतीय जनता पार्टी के भी पार्षदों ने किया और उन्होंने आरोप लगाया कि डोर टू डोर कलेक्शन करने वाली कंपनियां ढंग से कार्य नहीं कर रही हैं, जिससे पार्षदों को जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस बार सदन में जो सबसे ज्यादा खास रहा, पार्षदों ने पूरे शहर में फैली अवैध होर्डिंग्स का मुद्दा उठाया। दरअसल नगर निगम के पास केवल 2000 होर्डिंग्स वैध हैं, ऐसा कागजों में है, लेकिन आपको पूरे लखनऊ शहर में इसकी तिगुनी मात्रा में होर्डिंग्स छतों पर, चौराहों पर लगी दिख जाएंगी, जो मानकों का पालन नहीं करती हैं। 20 फीट के जो यूनिपोल हैं वो उनका मानक है, लेकिन 40 फीट और 60 फीट तक यूनिपोल लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही छतों पर अवैध रूप से होर्डिंग्स लगाई जा रही हैं। चौराहों पर होर्डिंग्स के लिए जो यूनिपोल बनाए जाते हैं वो भी मानकों का पालन नहीं करते। शहर में ऐसे कई हादसे हो चुके हैं जिनमें होर्डिंग्स गिरने से लोगों की जान भी गई है। उसका मुद्दा यहाँ के पार्षदों ने मेयर के समक्ष उठाया और एक सबसे बड़ा आरोप लगाया कि नगर निगम के प्रचार विभाग में कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो अपने सगे संबंधियों या रिश्तेदारों के नाम पर एजेंसियां चला रहे हैं और इन विज्ञापन एजेंसियों को होल्डिंग्स लगाने का काम मिलता है जो मानकों को पूरा नहीं करती। यही नहीं, इन लोगों का ट्रांसफर जब किसी और विभाग में होता है तो ये लोग जुगाड़ लगा करके वापस प्रचार विभाग में आ जाते हैं और अपनी अवैध एजेंसी के इस काम को चलाते रहते हैं, जिसके चलते कार्यवाही नहीं हो पा रही है। हालांकि मेयर ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया है, साथ ही पार्षदों को आश्वस्त किया है कि शहर से जल्दी अवैध होर्डिंग्स हटाई जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा अहमद मंसूरी के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर आगरा से है, जहां कमिश्नर की रणनीतिक रंग लाई है और आम जन में निजात जो है वो मिला है। पूरी खबर बता रहे हमारे संवाददाता जीशान। आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार की रणनीति रंग लाई है, क्योंकि आगरा वासियों को जाम के जाम से राहत मिली है। क्योंकि आगरा में जिस तरीके से यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे, वहीं आगरा में मेट्रो का कार्य भी
चल रहा है, जिसके कारण आगरा के लाइफलाइन कहे जाने वाले एमजी रोड की अगर बात करें या फिर भगवान टॉकीज की बात करें, टेढ़ी बगिया की बात करें, तो तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें जाम के जाम में आगरावासी फंस रहे थे। 10 मिनट के रास्ते को तकरीबन वह 2 घंटे में तय कर पा रहे थे, लेकिन आगरा पुलिस कमिश्नर ने ऐसी रणनीति तैयार की कि तमाम जो संबंधित विभाग हैं, मेट्रो विभाग की बात करें, पीडब्ल्यूडी की बात करें, नगर निगम की बात करें, वहीं जिलाधिकारी आगरा अरविंद मलप्पा के साथ में एक बैठक की गई। ये बैठक सभी अधिकारियों के साथ की गई और आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने एक जाम से निजात दिलाने के लिए एक रणनीति बनाई। उस रणनीति का असर अब आगरा में देखने को मिला है। इस बैठक के बाद 48 घंटे के बाद आगरावासियों को राहत की सांस मिली है, क्योंकि जो रास्ता वह आगरावासी 2 घंटे में तय कर रहे थे, लेकिन अब वह 10 से 15 मिनट में तय कर पा रहे हैं। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि आगरा का ये लाइफलाइन कहे जाने वाला एमजी रोड है। यहाँ सेंट जॉन्स पर हमें यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लग जाया करती थी, लेकिन अब जिस तरीके से पुलिस ने व्यवस्थाओं को संभाल लिया है, वहीं पुलिस कमिश्नर के द्वारा आगरा पुलिस की बात करें, थाना स्थानीय पुलिस की बात करें या फिर ट्रैफिक पुलिस की बात करें, तो सभी को दिशा निर्देश दिए गए थे और इसी को लेकर 3 जो दरोगा थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया था। कह सकते हैं आगरा पुलिस कमिश्नर की रणनीति के तहत आगरा वासियों को राहत मिली है और अब आगरा में एमजी रोड की बात करें या टेढ़ी बगिया की बात करें, रामबाग चौराहे की बात करें, तो आगरा के जो रोड है वह सामान्य गति से अब चल रहे हैं। लोगों ने राहत की सांस ली है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस आगरा। पुलिस ने बिष्टुपुर लूटकांड का खुलासा करते हुए 4 बदमाशों को जो है गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अकबर। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना में पिछले 4 सितंबर को हुए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और इस दरमियान में पुलिस ने 4 अपराधी को गिरफ्तार भी किया है। जी हाँ, इस लूटकांड का मास्टरमाइंड को पुलिस ने अमृतसर से गिरफ्तार किया और उसके निशानदेही पे बाकी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि बड़ी प्लानिंग से इन लोगों ने बिष्टुपुर में साकेत अग्रवाल के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था और पूरा पैसा लेकर वो फरार हो गया था। पुलिस लगातार ये प्रयास कर रही थी और अपने पूरे तंत्र के साथ यानी एसआईटी टीम के साथ इसकी खोजबीन कर रही थी और इस खोजबीन के दरमियान पुलिस ने आज 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से 11,70,000 रुपया बरामद भी किया है। लेकिन पुलिस का मानना है कि इस टीम के साथ और भी जो लोग थे उसकी भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, जो जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस समय जमशेदपुर से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद अकबर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए नजर डालते हैं बाकी खबरों की ओर। खबर आगरा से है, जहां पुलिस ने लूटपाट करने वाले ऑटो गैंग का मुठभेड़ के दौरान जो है खुलासा किया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता जीशान। आगरा में लूटपाट करने वाला ऑटो गैंग सक्रिय था। तमाम घटनाओं को ये गैंग अंजाम दे चुका था। वहीं थाना सिकंदरा क्षेत्र के अंतर्गत इस ऑटो गैंग ने एक घटना को अंजाम दिया। ये सवारियों को ऑटो में बैठालते थे, उसके बाद सुनसान रास्ते में जाकर उसके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। थाना सिकंदरा क्षेत्र में भी इस ऑटो गैंग ने लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद डीसीपी सिटी सोनम कुमार के निर्देश में एसओजी सर्विलांस टीम और थाना पुलिस को लगाया गया था इस घटना के अनावरण के लिए। वहीं 24 घंटे के अंदर में स्थानीय पुलिस और सर्विलांस एसओजी ने इस घटना का खुलासा कर दिया है। बीती रात को आगरा पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। वहीं इस मुठभेड़ में आगरा पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो आगरा में ऑटो गैंग था। ये लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते थे। दोनों अभियुक्तों को, जो घायल अभियुक्त हैं, उनको एसएन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं आगे की जांच में आगरा पुलिस जुटी हुई है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस आगरा। खबर मथुरा से है, जहां ठाकुर श्री बाके बिहारी जी मंदिर हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी की ओर से बैठक हुई है। क्या कुछ मुद्दे पर विचार हुआ है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। ठाकुर श्री बाके बिहारी मंदिर वृंदावन में हाई पावर्ड कमेटी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कर दी गई है, जिसकी 4थी बैठक वृंदावन में हुई है, जिसमें न्यायमूर्ति इलाहाबाद हाई कोर्ट रिटायर्ड
अशोक कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। सभी सदस्यगण इसमें बैठक में उपस्थित हुए हैं। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है और चर्चा होने के बाद में कई बिंदुओं पर विचार भी किया गया है, जैसे कि वीआईपी पर्ची जो होती है, वीआईपी गैलरी होती है, इसको लेकर विचार किया गया है कि ये सब बंद किया जाना चाहिए। बैठक में 357 गज में जो एक पूर्व में एक निर्माण हुआ था मंदिर के पास में ही, उस निर्माण में हुई अनियमितता को भी लेकर जांच कराने के ऊपर विचार हुआ है। सभी इसमें सदस्य मौजूद थे और इस बैठक में खुद अध्यक्षता कर रहे थे अशोक कुमार, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, और उन्होंने जो है विचार किया है और तमाम जो सदस्यगण हैं उन्होंने सबने इस पर बैठक में विचार किया है। तमाम बिंदुओं पर विचार हुआ है। तमाम श्रद्धालुओं के लिए क्या सुविधा दी जानी चाहिए, इन सब पे विचार हुआ है। तो हो सकता है आने वाले समय में जो वीआईपी कल्चर है, वीआईपी दर्शन की जो व्यवस्था है, वो भी जो है शायद बंद कर दी जाए। ये बैठक जो है, जो चौथी बैठक थी और बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक मथुरा। खबर मिर्जापुर से है, जहां कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता सहित जिला अध्यक्ष को उनके घर पर नजरबंद कर लिया गया है। पूरी खबर बता रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश। मिर्जापुर में बता दें, बीते दिनों की बात है। बीते दिनों में मिर्जापुर के कांग्रेस के कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष जितने भी हैं मिर्जापुर में, सभी लोग को घर पे ही नज़रबंद कर दिया गया है। बता दें कि कांग्रेस कमेटी वालों का सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है कि इनका कोई प्रोग्राम बनारस में यानी वाराणसी में होने वाला था, जिसको देखते हुए कई ऐसे उजागर जो है कि कांग्रेस वालों दिखाने वाले थे, जिसके वजह से कि इनका सीधा ये आरोप जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और अपने कामों से जो है कि डर गई है, इसलिए जो है कि हम लोग को ही नज़रबंद कर दिया गया है। आपका कई ऐसे प्रोग्राम उनके हैं जो कि इनको रद्द कर दिया गया है। बता दें कि परसों की रात में 11 बजे के बाद जो है कि सभी लोग के घर अचानक पुलिस पहुंच जाती है, सबको अरेस्ट कर लेती है। बोला जाता है कि आप लोग जो है कि आदेश सरकार का आया हुआ है, घर पे ही नज़रबंद रखेंगे और 24 घंटे तक कहीं नहीं जाएंगे। बता दें कि कांग्रेस के लोग जो है कि गुस्साए बौखलाए हुए हैं और घर पे ही जो है कि नाराबाजी कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि जो है कि भारतीय जनता पार्टी जब डरती है तब तक पुलिस को आगे करती है। इसी को देखते हुए हमारे कई ऐसे प्रोग्राम है जहां पर रद्द कर दिया गया है, ताकि जो है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई निगेटिव जो है कि मामला सामने न उजागर होने पाए। इसलिए नज़रबंद करने के बाद जितने भी कार्यकर्ता हैं, कोई अपना जो भी प्रोग्राम था वो सब कोई प्रोग्राम नहीं कर सके हैं। मिर्जापुर से कमलेश कुमार, जवाई। खबर आगरा से है, जहां रात में यमुना में डूब रही महिला की ताज सुरक्षा पुलिस ने जान बचाई है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जीशान। आगरा में गृह कलेश के कारण एक महिला ने बीती रात को यमुना में छलांग लगा दी, जिसकी सूचना ताज सुरक्षा पुलिस को मिली। ताज सुरक्षा पुलिस मौके पर पहुंची और जल पुलिस को उसकी भी जानकारी दी गई, जिसके बाद जल पुलिस ने स्टीमर की मदद से रात में ही अंधेरे में रेस्क्यू किया गया और स्टीमर की मदद से टॉर्च जलाते हुए उस महिला को तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर तक ढूंढा गया, जिसके बाद महिला मिली और महिला का रेस्क्यू कर स्टीमर में चढ़ाया गया। तो कह सकते हैं जिस तरीके से महिला ने बताया कि वह गृह क्लेश के कारण आत्महत्या करने जा रही थी, लेकिन ताज सुरक्षा पुलिस की सतर्कता से एक महिला की जान बच गई। तो आगरा पुलिस का जिस तरीके से महिला की जान बचाई है, उसके परिवारजनों ने भी आगरा पुलिस और ताज सुरक्षा पुलिस का आभार जताया है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। खबर पीलीभीत से है, जहां भारत नेपाल पीलीभीत बॉर्डर को लेकर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में जुट गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित पाल। से लगातार हो रही नेपाल में हिंसा को लेकर के, आगजनी को लेकर के चिंताजनक बात है, जिसको लेकर के पीलीभीत नेपाल से बॉर्डर सीमा से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते कई लोकल ऐसे बॉर्डर के रास्ते हैं जिसमें घुसपैठिए इधर से उधर आ जा सकते हैं। और जानकारी मिलने के अनुसार नेपाल से कई कैदी ऐसे भागे हुए हैं जो पीलीभीत बॉर्डर जुड़े होने के कारण पीलीभीत में इंटर होने की संभावना बनी हुई है, जिसको चलते मद्देनजर रखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव के द्वारा बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई है और मारोटंडा पुलिस बराबर निगरानी बनाए हुए फ्लैग मार्च करती हुई नजर आ रही है। बराबर जो है कि निगरानी बनी हुई है, पुलिस की बराबर जो है पहरेदारी की जा रही है, ताकि कोई
गलत गतिविधि ना देखने को मिल सके, क्योंकि पीलीभीत जो है कि नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है और कई ऐसे लोकल रास्ते हैं जहां पर नेपाली लोग आने की संभावना बनी हुई है, जिसको लेकर के पूरी तरह से बॉर्डरों को सील कर दिया गया है और बिल्कुल आवागमन बंद कर दिया गया है और पूरी मुस्तैदी से निगरानी की जा रही है। खबर प्रयागराज से है, जहां एक युवक ने लड़की बनने के लिए खतरनाक कदम उठाया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता शोएब। संगम नगरी प्रयागराज में एक हैरान करने वाला मामला है। दरअसल एक यूपीएससी की तैयारी करने वाले युवा ने अपने से अपने प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन कर डाला। दरअसल उसे 14 साल की उम्र में ही एहसास होने लगा कि उसमें लड़कियों वाले गुण है और इसी वजह से वो परेशान रहने लगा। इस बीच में किसी डॉक्टर के संपर्क में आया और उस डॉक्टर की सलाह पर उसने इस तरह का कदम उठाया। हालांकि ये कदम उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता था, क्योंकि जिस तरह से उसने खुद उस प्राइवेट पार्ट को काटा, उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। आसपास के लोगों की मदद से उसको यहाँ के एक सरकारी अस्पताल सारण में भर्ती कराया गया। डॉक्टर भी देख करके इस तरह की घटना को हैरान हो गए। उन्होंने हालांकि अब उसकी जान बचा ली है, लेकिन जो कहानी निकल कर आ रही है वो काफ़ी हैरान करने वाली है। ये जो युवक है वो बता रहा है कि उसको अपने अंदर लड़कियों जैसी फीलिंग होती है और इसी वजह से वो पशुपेश में था और वो इसी वजह से अपने प्राइवेट पार्ट को उसने अपने से ही ऑपरेशन करके निकालने की कोशिश की। इस तरह से घटना हुई। हालांकि लड़का अभी भी जो उसकी फीलिंग है वो जाहिर कर रहा है। उसने जिस तरह से बातचीत करता है, जिस तरह से उसने अपनी भावनाएं व्यक्त की है, उससे कहीं ना कहीं अब डॉक्टर भी पशुपेश में, हालांकि डॉक्टर ने उसकी जान ज़रूर बचा ली है, लेकिन जिस तरह से एक लड़के ने लड़की बनने की कोशिश में इस तरह का कदम उठाया वो अब एक तरह से सवाल खड़े कर रहा है। अब उस डॉक्टर के बारे में भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उसने इस तरह की सलाह इसको क्यों दी। अब उसके परिवार के लोग आ चुके हैं, उसकी काउंसलिंग की जा रही है और चूँकि वो मेधावी छात्र है, पढ़ाई लिखाई के लिए यहाँ आया था, रूम लेकर रह रहा था, अब उसकी काउंसलिंग की जा रही है और आगे आने वाले दिनों में जो उसकी इच्छा है लड़की बनने की वो कितनी पूरी हो पाएगी, मेडिकल उसमें कितना मदद कर पाएगा, इसका ज़रूर इंतज़ार रहेगा। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। खबर कोटद्वार से है, जहां स्मार्ट मीटर लगने से उपभोक्ता परेशान हो गए हैं। क्या कुछ मांगे हैं उनकी, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अंजना। कोटद्वार के बिजली विभाग में आज लकड़ी पड़ाव से लेकर कई जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जनता को लेकर के यहाँ पहुंचे और उनका सिर्फ सभी का एक ही मुद्दा रहा है कि स्मार्ट मीटर लगने से बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जो पहले 500 से 1000 रुपए तक के बिजली के बिल आ रहे थे, वो भी 2 माह के, वो 1 माह के 2000, 3000, यहाँ तक कि 10-10 हजार रुपए तक के भी बिल आ रहे हैं। ऐसे में जो गरीब जनता है उसके लिए सबसे ज्यादा मार पड़ी है। हालांकि स्मार्ट मीटर लगने से गरीब जनता की नहीं, क्योंकि जो लोग एसी चलाते हैं, जिनके घरों में 4000 एसी भी है, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी और बिल बहुत मोटे आएंगे। तो इस बात को लेकर के आज यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर आए हैं, चाहे लकड़ी पड़ाव की जनता हो, चाहे अभी कुछ देर पहले जो वार्ड नंबर 26 या 24 बताया जा रहा है उसकी भी पार्षद यहाँ पर आई थी अपने क्षेत्र की जनता को लेकर के। स्मार्ट मीटर लगने से यहाँ पर लोगों को सभी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं उनको अपनी मनमानी करके दिखाया जा रहा है और वही जनता को डराया जा रहा है कि अगर सरकारी काम में बाधा डालते हैं तो उसके लिए भी आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो पुराने मीटर लगे हुए हैं सभी के अच्छे मीटर है और क्या वजह है, किसके कहने पर ये एक नीति लाई गई है कि स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है। कहीं से राहत जनता को नहीं मिलती है, लेकिन उनके ऊपर आर्थिक भार जरूरत से ज्यादा हर विभाग की तरफ से डाला जा रहा है, या हम ये कहें कि विभाग भी सरकार के इशारों पर ही है। कोटद्वार से अंजना गोयल की रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।